नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं फिर से आप सभी के लिए इंपोर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूं, जो चैप्टर 4 सत्ता के नए विकल्प या बहुकल्पिक केंद्र कह सकते हैं आप, इससे जुड़े हुए इंपोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। लेकिन एमसीक्यू के बारे में बात करने से पहले मैं बता दूं कि हमारा वेबसाइट तैयार हो चुका है lastdoubt.com, जिसके माध्यम से आप सभी प्रकार के इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। ये क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4, जिसके इंपोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यू हमारा कहता है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? यूरोप के अंदर जो आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक सहयोग के लिए जिस संगठन का निर्माण किया गया था, उस संगठन को कब बनाया गया था? उस संगठन को बनाया गया था 1948 में। 1948 ईस्वी में यूरोप के अंदर एक आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी, जो अपने अंतर्गत आने वाले देशों के इकोनॉमिकल सिस्टम के ऊपर काम करता था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है, निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य है। तो आसियान देश के बारे में मैंने आपको बताया था कि आसियान एक ऐसा संगठन था जो आर्थिक स्थितियों पे ना बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता था, और इसके कुछ देश हैं जो इसके अंदर काम करते हैं, जिसमें भारत जो है वो आसियान का सदस्य नहीं है, पाकिस्तान भी आसियान का सदस्य नहीं है, लेकिन इंडोनेशिया आसियान का सदस्य है। ये आसियान के तहत काम करता है। सिंगापुर भी जो है वो आसियान का सदस्य है। चीन भी आसियान का सदस्य नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा कि आसियान का सदस्य इन सभी देशों में से सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशिया ही है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है, पूर्व के नए आर्थिक बागों की कोठी में किसे रखा जाता है? तो देखिए, पूर्व के नए मतलब पहले जो आर्थिक सिस्टम के ऊपर बागों की कोठी थी, जो बंटवारा हुआ था इनको कैटेगरी को लेके, उसमें मलेशिया जो है उसको उसके अंतर्गत रखा गया था। मलेशिया इसके अंतर्गत आता है। हमारा कहता है, कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का सदस्य इंडोनेशिया भी है, फिलीपींस भी है और सिंगापुर भी है। ये सारे देश जो हैं वो आसियान का ही सदस्य है। लेकिन श्रीलंका की बात कर ले, जो भारत का पड़ोसी देश है श्रीलंका, ये जो है वो आसियान का सदस्य नहीं है। हालांकि नए समय में ऐसा देखा जा रहा है कि भारत भी कोशिश कर रहा है कि वो आसियान के साथ जुड़े, क्योंकि आसियान संगठन के जो काम करने का तरीका है ना, वो सबसे ज्यादा तेजी गति से किसी भी देश के आर्थिक विकास को ऊपर की ओर ले जाने के लिए करता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ? याद होगा 1949 में चीन के अंदर एक क्रांति हुई थी, जिसे हम चीनी क्रांति के नाम से भी जानते हुए थे। वो कब हुई थी? 1949 में हुई थी चीन के अंदर, जिसके बाद यहाँ पूंजीवादी जो सिद्धांत चलता था उसको हटा के साम्यवादी सिद्धांत को अपनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है, खुले द्वार की नीति। सबसे पहले हम खुले द्वार की नीति को समझ लेते हैं। खुले द्वार की नीति क्या होता है? खुले द्वार की नीति का मतलब होता है कि अब आज से हम अपने देश का व्यापार दूसरे सभी देशों के साथ करेंगे। चीन का क्या था समस्या कि 1949 में जब तक इसके यहाँ क्रांति नहीं हुई थी, तब तक ये किसी भी दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं करता था, एकांतवास में था, अकेले रहता था। इसके अंदर जो संसाधन थे उन्हीं से अपना गुजारा चलाता था। लेकिन 1949 में जब यहाँ पे क्रांति हुई, जिसे चीनी क्रांति के नाम से भी जानते हैं, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे चीन के जो नेता थे वो खुले द्वार की नीति अपनाई। मतलब अब वो दूसरे देशों के साथ बिजनेस करेंगे और दूसरे देश उनके यहाँ के बिजनेस करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? यूरोपीय संघ, यूएन का एक झंडा है, राष्ट्रगान है, सेना है, पैसा है, ये सब मैंने आपको पहले भी बता रखा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं, तो आप यहां पे बताओगे उनके झंडे में 12 सितारे हैं। 12 सितारे जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, एशिया का वह कौन सा देश है जो अकेले G8 का सदस्य है? जापान। जापान आपके अभी के समय में बहुत ही ज्यादा विकासशील देशों में आता है। इसकी जो अर्थव्यवस्था है ना, वो धीरे धीरे बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रही है और ये बहुत ज्यादा उन्नत होता जा रहा है। तो अभी के समय में अगर बात की जाए तो G8 का सदस्य है जापान। अगला प्रश्न हमारा कहता है, चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1962 में चीन ने भारत पर अटैक कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। हमारा और चीन का युद्ध भी हुआ था 1962 में। अगला प्रश्न है हमारा, खुले द्वार की नीति। अभी मैंने आपको समझाया था कि खुले द्वार की नीति से आप क्या समझते हैं। किस देश
ने इसे अपनाया और उसके अपनाने के बाद उस देश के अंदर ना अद्भुत प्रगति फैल गई। जब से वो खुले द्वार की नीति अपनाया है ना, तब से उस देश के अंदर बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल सिस्टम मजबूत हुआ है, वो व्यापार बहुत ज्यादा करता है और पूरे विश्व के ऊपर उसका वर्चस्व है। तो ऐसे वगैरह आपको कोई देश का नाम पूछा जाए तो चीन ही वो देश है जिसने खुले द्वार की नीति को अपनाया था। कब? 1949 में। किसके बाद? तो चीन के क्रांति के बाद। अगला प्रश्न हमारा कहता है, किस वर्ष तक यूरोपीय देशों ने अपने अर्थव्यवस्थाओं की बर्बादी तो झेली ही और उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को भी ध्वस्त होते हुए देखा जिन पर यूरोप खड़ा था? सन 1945 के बाद यूरोपीय संगठन के अंतर्गत आने वाले देशों को बहुत बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ा। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा साल था, कौन से सन थे, तो आप वहां पे बताओगे 1945 का समय था, जब यूरोप के अंदर बहुत सारी ऐसी समस्याएं आई जिसमें उसके अर्थव्यवस्थाओं की बर्बादी तो झेली। अब आपको याद है ना कि जब रूस के अंदर शॉक थेरेपी को अपनाया गया था, शॉक थेरेपी क्या था? शॉक थेरेपी में था कि पहले आघात करके फिर उसका उपचार करना। तो पहले तो इसे बोला कि तुम पूंजीवाद अपनाओ, और जैसे ही पूंजीवाद अपनाया तो इसके यहां बहुत ज्यादा क्षति हो गया। इसी बीच यहां पे इनके जो फैक्ट्रियां थी, बड़े बड़े कंपनियां थी, वो औने पौने दामों में बेचा जाने लगा, जिसे उस समय के दुनिया का सबसे बड़ा गराज सेल भी कहा जाता है। यह सब हुआ था 1945 के समय में, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है, सन 1949 में गठित यूरोपीय परिषद की स्थापना क्यों हुई थी? तो राजनीतिक सहयोग पहुंचाने के लिए सन 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन हुआ था। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए इनका उपयोग किया जाता था, जो कि 1949 में बना था। अगला प्रश्न हमारा कहता है, सार्क अथवा दक्षेस क्या है? सार्क और दक्षेस के ऊपर हमने पहले भी बात किया है। सार्क और दक्षेस जो है एक दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन अथवा संघ है। दक्षिण के एशिया के अंतर्गत आने वाले देशों को मदद करने के लिए इस संगठन का उपयोग किया गया था। आप इसको एक संघ के रूप में भी ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है, मार्शल योजना के तहत 1948 में किस सहयोग संगठन की व्यवस्था किया गया? तो देखिए, मार्शल योजना जब आई उसमें यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन आया। मार्शल योजना के तहत यह बताया गया कि यूरोपियन कंट्री जो है इनके इकोनॉमिकल सिस्टम मतलब अर्थव्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा मजबूत किया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है, किसने नाटो के तहत सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया? अमेरिका ने। अमेरिका ही वो था जिसने नाटो के अंदर अपने देशों को जोड़ा, मतलब कि उसके साथ बहुत सारे मित्र देश आए। शुरुआत में इनकी संख्या 12 थी, लेकिन अभी के समय में अगर बात की जाए तो नाटो में देशों की संख्या 30 है और अमेरिका ही नाटो का एक समझिए कि हेड है, यही इसको कंट्रोल करता है। इसमें सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाला देश भी अमेरिका ही है और इसलिए इसका वर्चस्व सबसे ज्यादा चलता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, भारत पाकिस्तान के मध्य कब सिंधु नदी जल संधि हुई? सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि सिंधु जल संधि क्या है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक नदी है जो कॉमन है, जो हमारे भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। वो नदी कौन सी है? सिंधु। याद होगा सिंधु घाटी सभ्यता जो उन्हीं नदियों के किनारे बसा हुआ था, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी जो है वो भारत से होते हुए पाकिस्तान में बहती है। तो जल को लेके, पानी को लेके हमारे बीच अक्सर विवाद होती रहती है, लड़ाइयां होते हैं, झगड़े होते हैं। तो इसी को हम सिंधु जल विवाद कहते हैं और हमारे और पाकिस्तान के बीच में जो समझौता हुआ था इस जल को लेके, ये 1960 में हुआ था। 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी जल संधि हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है, किसका आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव जबरदस्त है? यूरोपीय संघ का। आपको तो पता है पूरे विश्व में सबसे वर्चस्वशील देश कौन सा है? तो वो अमेरिका है। लेकिन अगर संघ के रूप में देखा जाए तो यूरोपीय संघ जो है, यूएन जो है, उसके पास सेना अमेरिका से ज्यादा, परमाणु हथियार अमेरिका से ज्यादा, उसकी आर्थिक व्यवस्था अमेरिका से ज्यादा, उसका वर्चस्व अमेरिका से ज्यादा, उसका व्यापार अमेरिका से 5 गुना ज्यादा पूरे विश्व में है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यूरोपियन संघ जो है, यूरोप का जो संघ है, वो सबसे ज्यादा वर्चस्व में है और वो अमेरिका से भी आगे है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, किस देश में सैनिक शासक है? पाकिस्तान में। दोगला देश जो पाकिस्तान है, इसके अंदर सैनिक शासन है, क्योंकि यहाँ के जो सैनिक हैं यही अक्सर यहाँ के समझिए गणतंत्र है ना, डेमोक्रेटिक यहाँ रह ही नहीं पाता है। आपको चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें बताया था
यहाँ पे जो सैनिक होते हैं वो पूरे देश में शासन करते हैं। हालांकि अभी हाल फिलहाल में फिर से इमरान खान की सरकार गिरा दी गई है और नए प्रधानमंत्री आए हैं। ये प्रधानमंत्री कहने के लिए तो गणतंत्र को निभा रहे हैं, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो पाकिस्तान में भूस्वामियों का वर्चस्व है, सैनिक का वर्चस्व है, पूंजीपति लोगों का वर्चस्व है। इसलिए आप यहां पे कह सकते हैं कि पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश अब शेष रह गया है जहां पे सैन्य शासन है। मिलिट्री, एयरफोर्स, थल सेना, पानी वाला सेना, ये सब मिलकर पूरे देश को कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? 1948 में हुई। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा कहता है यूरोपीय परिषद की उत्पत्ति कब हुई? यूरोपीय परिषद को भी ना 1948 में ही बनाया गया था। ध्यान से समझिएगा, 1948 में यूरोपीय परिषद की उत्पत्ति हुई थी। अगला प्रश्न हमारा कहता है यूरोपीय संघ, जिसे हम यूरोपियन यूनियन, जिसे ईयू या की स्थापना की अगर बात की जाए तो ये 1992 में बनाया गया था। किसे? यूरोपीय संघ को 1992 में बनाया गया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है यूरोपीय संघ के मुद्रा का नाम क्या है? यूरो। यूरोपियन संघ, ऐसे समझिएगा, यूरोपियन संघ, इसका नाम है यूरोपियन संघ और इसके मुद्रा का नाम है यूरो। यूरो, यूरोपियन संघ जो है इसके मुद्रा का नाम है यूरो। यूरोपियन से यूरो आप याद रख सकते हैं आसानी से। मार्शल योजना कब तैयार किया गया? मार्शल योजना 1947 में तैयार किया गया था। 1947 में मार्शल योजना तैयार किया गया था। यह भी अभी इसी साल एग्जाम में पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में, इसलिए से भी ध्यान से समझिएगा कि मार्शल योजना कब तैयार किया गया? तो मार्शल योजना 1947 में तैयार किया गया। अगला प्रश्न है मुक्त द्वार, ओपन डोर, जो चीन की अर्थव्यवस्था को बूम से ऊपर लेके गया था और उसकी अर्थव्यवस्था पहले से बहुत ज्यादा निखर गई थी कि नीति ने किस देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि दिलाया? चीन में। देखिए, शुरुआत से मैं बता रहा हूं, ओपन डोर की प्रणाली, ओपन डोर की नीति चीन ने अपनाया था 1949 में, जब इसके यहाँ चीनी क्रांति हुई थी। तो यहां से समझिएगा, जब चीन में क्रांति हुई उसके बाद इन्होंने अपने द्वार को खोल दिया कि अब सभी आओ हमारे यहाँ व्यापार करो और हम अब सभी के यहाँ जाके व्यापार करेंगे। आने वाले समय में ऐसा बताया जा रहा है कि 2040 तक चीन की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो जाएगी कि वो अमेरिका से भी आगे चला जाएगा। लेकिन कब? जब जिस तरह से अभी चीन की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, इसी तरह से अगर चीन की अर्थव्यवस्था बढ़ती गई तो 2040 तक आते आते चीन दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा और आज जो वर्चस्व अमेरिका का है वही वर्चस्व चीन का हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है हिंदी चीनी भाई भाई। ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, ऐसा होता नहीं है। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा कब लगा? ये 1954 से 1955 में लगा और एक तरफ ये हमें अपना भाई बना रहे थे और दूसरी तरफ 1962 में ये हमारे पीठ के ऊपर खंजर घोंप रहे थे जब इन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया। चीन की अगर बदतमीजी को देखा जाए तो इन्होंने हमारे तिब्बत जैसे जगह को अपने कब्जे में ले लिया। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख जैसे जगहों पर डेली झड़प करते हैं कि डेली घुसपैठिया बनाते हैं, डेली सैनिकों को भेजते हैं और बॉर्डर के इलाके पर बसे लोगों को परेशान करते हैं। तो इस तरह से आपने हिंदी चीनी भाई के बारे में देखा जो 1954 से 1955 के बीच में यह नारा लगा था कि हम हिंदी और चीनी हम दोनों भाई भाई हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दक्षेश सार्क में कितने देश हैं? टोटल 8 देश हैं दक्षेश, और इंग्लिश में से हम सार्क के नाम से जानते हैं। इसमें कुल देशों की संख्या जो है वो 8 है। अगला प्रश्न हमारा कहता है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसे हम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के नाम से जानते हैं, ये क्या होता है? तो इसे ना हम आसियान के नाम से भी जानते हैं। आसियान का पूरा नाम जो है वो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। ध्यान से समझिएगा, आसियान आपके सिलेबस में भी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, इसे ही हम आसियान के नाम से जानते हैं और इसे इंग्लिश में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा है सीटो। सीटो जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924।
सीटो और सेंटो, कंफ्यूज नहीं होना है, सीटो अलग है और सेंटो अलग है। यहां पे हम सीटो की बात कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सीटो की स्थापना कब हुई तो आप वहां पे बताएंगे 1954 में सीटो की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है हमारा आसियान की स्थापना कब हुई? 1967 में आसियान की स्थापना की गई थी। ये एग्जाम में जरूर आएगा। 1967 में आसियान की स्थापना की गई थी, क्योंकि सिलेबस में जो आसियान के बारे में दिया है तो उससे सबसे पहले यही प्रश्न निकल के आता है कि अगर आसियान आप पढ़ोगे तो आसियान को बनाया कब गया? आसियान को बनाया गया 1967 में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन आसियान संस्थापक सदस्य नहीं है? तो भारत का ना आसियान के साथ कुछ लेना देना नहीं है। भारत चाहता है कि धीरे धीरे हम अभी कुछ दिन पहले ही आपको पता होगा कि आसियान के जो देश हैं, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इन सभी जगहों पर कौन गए थे? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं। उन लोगों से व्यापार करने के लिए हस्ताक्षर भी हुआ है और धीरे धीरे प्रधानमंत्री की यही चाहत है कि वो आसियान के साथ जुड़े, क्योंकि आसियान छोटा तो संघ है जरूर, उतना पैसे वाला संघ नहीं है, लेकिन इसे काम करने का जो तरीका है ये दुनिया भर में मशहूर है, क्योंकि ये जिस देश को अपने अंदर जोड़ता है ना उसकी अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से ऊपर की ओर लेके जाता है। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ये सब जो है आसियान के देश हैं, लेकिन भारत जो है इसके संस्थापक देशों में से नहीं आता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है आसियान की स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए आसियान को क्यों बनाया गया था, आसियान का निर्माण क्यों किया गया था? सदस्य राष्ट्रों के बीच विकास, इनके अंदर जितने भी देश जुड़े जाएंगे उनका विकास करेगा। क्षेत्रीय शांति, लड़ाई झगड़ा नहीं करवाएगा। अगर कोई देश एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करता है तो उसको टेबल पे बिठा के समझा बुझा के लड़ाई को खत्म करवाएगा और शांति को बढ़ावा देगा, मतलब कि युद्ध नहीं होने देगा और उस देशों के अंदर विकास का काम करेगा। अगला प्रश्न हमारा है 1949 के पूर्व किस एशियाई देश को एशिया का रोगी कहकर पुकारा जाता था? चीन को। क्योंकि ये आपने देखा होगा कि समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो किसी से बात ही नहीं करते हैं, किसी के पास ही नहीं जाते हैं, किसी से हंसकर बात नहीं करते हैं, एक कोने में पड़े रहते हैं। अगर मुंह बना के आप किसी कोने में पड़े रहिएगा तो आपको क्या कहा जाएगा? रोगी कहा जाएगा। 1949 से पहले चीन भी ऐसा ही रोगी देश था, किसी से कोई मतलब नहीं, अपने में खा रहे हैं, अपना खेती कर रहे हैं, अपना जो उपजता है उसी में खा के अगर भूखे पेट रहना है तो भूखे पेट रह लेंगे, अगर भोजन मिल रहा है तो भोजन। इसीलिए ना इसको रोगी देश कहा जाता था चीन को 1949 से पहले। लेकिन 1949 में क्या हुआ? क्रांति हो गई यहाँ पे, जिसे चीनी क्रांति के नाम से जानते हैं। उसके बाद इन्होंने साम्यवाद पद्धति को अपनाया, खुले द्वार की नीति को अपनाया, उसके बाद इन्होंने व्यापार करना शुरू किया। अगला प्रश्न हमारा है यूरो निम्नलिखित में से किसकी मुद्रा है? तो आप सभी को पता है यूरोपियन संघ की मुद्रा है। यूरोपियन संघ के मुद्रा को यूरो के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या है? देखिए आसियान के अगर उद्देश्य की बात की जाए कि क्यों आसियान को बनाया गया, आसियान क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करता है, यह भी सही है। आसियान देशों को साझा बाजार और उत्पादन तैयार करने में मदद करता है, यह भी सही है। आसियान क्षेत्र के देशों की आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए और उनकी व्यवस्था में सुधार करने का कार्य करता है। आसियान इन सभी टॉपिक पे काम करता है, तभी तो आसियान आज के समय में सबसे तीव्र अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला संघ बन गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है साफ्टा। साफ्टा के बारे में मैंने आपको बताया था। साफ्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ? 2004 में, हाल फिलहाल में ही साफ्टा के समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। अगला प्रश्न हमारा कहता है किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? शायद ये प्रश्न हमारा 2 बार आ चुका है गलती से। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और शायद मैं चैप्टर को पढ़ रहा था तो मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा तो 2 बार शायद मैंने इसे ऐड कर दिया है। याद रखिएगा 1962 में चीन ने भारत पर अटैक कर दिया था, आक्रमण कर दिया, हमारा और युद्ध चीन के साथ चला था। अगला प्रश्न हमारा है एशिया का कौन सा देश है जो G8 समूह का सदस्य है? ये भी प्रश्न दोबारा आ गया है, ये जापान है। ये जापान एक ऐसा देश है जो अभी के समय में G8 समूह का सदस्य है। अगला प्रश्न हमारा कहता है यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? याद होगा 1992 में हुआ था। 1992 में यूरोपियन संघ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा किस प्रधानमंत्री ने भारत के चीन के साथ टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने के लिए वहां पे दौरा किया था, चीन का दौरा किया था? तो यहाँ पे जब आप गूगल करोगे ना तो इंदिरा गांधी का नाम आता है।
गूगल करोगे तो इंदिरा गांधी का नाम आएगा, बुक करोगे तो आपको राजीव गांधी का नाम आता है। ये चीज में कंफ्यूज मत होइएगा, आपको अपने बुक के हिसाब से चलना है। तो राजीव गांधी वो प्रधानमंत्री थे जो चीन का दौरा किए थे अपने टूटे हुए रिश्ते को बनाने के लिए। अब देखिए, इस तरह से आपका जो टोटल प्रश्न था चैप्टर 4 के एमसीक्यू इंपोर्टेंट, वो सभी खत्म हो चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इन सभी प्रश्नों में से किसी भी एक प्रश्न में अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ यह वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।